well familiar with the different methods of asexual reproduction, and all of you know very well. Yes, children. There are different methods of asexual reproduction, and one thing that is common with all these methods are that here the parent cell it simply divide and new daughter cells or offsprings are formed. Okay, but again and again by explaining these methods, I will use these terms again and again: daughter cells, young ones, offsprings. तो आपने समझ लेना है कि अगर मैं डॉटर सेल्स बोल रही हूँ, यंग वंस बोल रही हूँ, ऑफस्प्रिंग्स बोल रही हूँ, तो दैट इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, जो पेरेंट्स जो हैं उनसे जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं. तो यू हैव लर्नड अबाउट बाइनरी फिशन, देन you have learned about multiple fission. Okay, so I am very much sure that in binary fission you have learned how the process of binary fission it takes place in case of amoeba. The parent amoeba it divides and it forms the daughter amoebas. Okay, children, and these daughter amoebas when they are formed, then there are some of the events that takes place in the parent amoeba. Okay, so first is always the division of the nucleus. So division of the nucleus is known as karyokinesis. ओके बेटा, कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है डिवीजन. सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियो, दैट इज KERYO, कैरियो. काइनेसिस KINESIS. तो हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें हमेशा न्यूक्लियस की डिवीजन होती है एंड आफ्टर दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिकॉज व्हेनेवर अ पेरेंट सेल हैज टू बी फॉर्म्ड द डॉटर सेल्स, तो जो भी चीज पेरेंट सेल के पास है उसने उसको डुप्लीकेट कर लेना है और उसके बाद डॉटर सेल जो है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो एज यू नो दैट देयर इज वन न्यूक्लियस इन द पेरेंट सेल, देन वन न्यूक्लियस इट डिवाइड्स इनटू टू एंड लेटर ऑन दिस न्यूक्लियस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स एंड सिमिलरली द साइटोप्लाज्म. ठीक है, इन द पेरेंट सेल इट इंक्रीजेस in its concentration because later the parent cell has to distribute that cytoplasm to the daughter cells too. ओके बेटे, उसके बाद आपको बताया था मल्टीपल फिशन के बारे में. तो देखो मल्टीपल फिशन जो है उससे पहले एक स्मॉल लाइन इज गिवन इन द बुक. ठीक है, दैट इज बाइनरी फिशन इन केस ऑफ लिशमानिया. तो लिशमानिया इज अ प्रोकैरियोट एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर अ डिसीज काला अज़र. तो लिशमानिया जो है उसमें भी बाइनरी फिशन होता है, बट एज यू नो दैट इन केस ऑफ अमीबा बाइनरी फिशन इट टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द प्लेन. But in case of Leishmania, because Leishmania is a flagellated protozoa, तो इसलिए वो कहते हैं कि उसके अंदर जिस anterior position पे flagella present होते हैं ना, उसी position से उसके अंदर क्या होती है, binary fission होती है. तो जब binary fission हो जाएगी उसके बाद जो daughter Leishmanias बनेंगे, that daughter Leishmanias they also contain their own flagella. Okay, children, you are well familiar that there are three types of locomotory organs. One is amoeba and other is amoeba के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, pseudopodias होते हैं जिन्हें हम false squid भी कहते हैं उसके locomotory organs. ओके बेटा, सिमिलरली अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो देयर आर अनदर टाइप ऑफ locomotory organs such as cilia. और अगर हम बात करेंगे लिशमानिया की या यूगिलिना की तो उसके अंदर locomotory organs क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं. इसलिए आप याद रखेंगे कि बाइनरी फिशन जो है वो लिशमानिया के अंदर उस प्लेन के अंदर होता है जहां पे उसका फ्लैजिला प्रेजेंट है और वहां से वो डिवाइड होकर टू डॉटर लिशमानियास बनाता है एंड टू इवेंट्स दे टेक प्लेस. न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, देन साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी. तो याद रखिएगा न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है, ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं अदर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को क्योंकि ये टर्म हम अपने सेक्शन में यूज कर रहे हैं तो दे हैव नो प्रॉब्लम्स विद दिस. Okay, children, third method yesterday I have explained because I have a very little time, that is fragmentation. So all of you know that algae are the green floating organisms. When you sometime observe the stagnant water, stagnant water का मतलब होता है जब किसी जगह पे पानी खड़ा हो जाता है तो वहां पे आपको green floating masses नजर आती हैं. So these green floating masses they are actually the algal filaments. So here we are talking about a special algae and that is Pyrogyra. As I have already discussed with you that this algae is known as Pyrogyra because of the presence of the spiral shaped chloroplast that is very much visible in the adjacent diagram. देखिए यहाँ पे आपको spiral shaped chloroplast नजर आ रहा है, तो algae का नेम है Pyrogyra. ठीक है बेटे,
तो एल्गल फिलामेंट्स जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अब क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. And in this way, this method, when the algal filaments they divides into minor fragments, this method is known as fragmentation. So initially these fragments they are smaller in size, but later on these fragments, okay, they increase their length and they attain the size of the parent cell. So again and again, when these algae have to be reproduced asexually, they always adopt the method of fragmentation. So fragmentation is not only unique to these algae also. It is also found in case of some of the other animals. कल भी बताया था आपको एनिलिड्स में, ठीक है, फाइलम एनिलिडा जिसके अंदर लीचेस आ जाती हैं, अर्थवॉर्म आ जाते हैं, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन जो है मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक है बेटे. स्टार फिशेस कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, व्हिच आर नोन एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. ठीक है, तो उसमें भी फ्रेगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन केस ऑफ फंजाई, डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई आर देयर. ओके, तो यूनिसेलुलर में भी एंड इन सम ऑफ द मल्टीसेलुलर फॉर्म्स आल्सो this method fragmentation is generally visible. What is lichens? All of you know very well that lichens is the symbiotic association between the algae and the fungi, and both the partners they are benefited from each other. ठीक है बेटे, दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं. तो बस फ्रेगमेंटेशन में आप इतना याद रखेंगे कि पैरेंट सेल इट डिवाइड्स इनटू daughter fragments. The daughter fragments they are initially smaller in size, but later on they attain the size of the parent cell, and again they undergo the process of fragmentation for the next generation. So this method goes on in the similar way. Okay children, so here I have shown you the enlarged view. देखो 3 fragments बन गए हैं and transverse section के अंदर जो है division हुआ है, and उसके बाद these fragments they further shows growth and development and they attain the size of the parent cell. Okay children, another thing is regeneration. As the name itself indicate, that is generation of some of the missing parts. ठीक है, some of the parts of the body if they get damaged, अगर बॉडी के कोई पार्ट इंजर्ड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो वो रीजनरेट करती है आपकी बॉडी. ठीक बेटे, तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर तो रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है, but there are few animals जिनमें रीजनरेशन जो है वो देखा जाता है. So one of such animal is known as HYDRA. अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस budding is also a form of regeneration. Yes, it is absolutely right. ठीक है, budding जो है वो रीजनरेशन का ही टाइप है. ठीक है बेटे. अब देखो हाइड्रा जो है it belongs to phylum Coelenterata. ठीक है, सेकंड फाइलम जो है किंगडम एनिमेलिया का, जिसको हम फाइलम Coelenterata कहते हैं, उसमें हमारे पास हाइड्रा आ जाता है. एंड हाइड्रा जो है इट रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ बडिंग व्हिच इज द टाइप ऑफ रीजनरेशन. तो जितना ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपलेस्ट टाइप का है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का है, उतना ही उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस जो है इट इज फास्टर. बट इफ द ऑर्गेनिज्म इज अ मल्टीसेलुलर वन एंड एन एडवांस्ड वन, दिस मींस the ability to regenerate the body parts it become lesser and lesser in the advanced organisms. ठीक है, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लें तो ह्यूमन स्किन भी रीजनरेट करती है. समटाइम्स यू हैव डैमेज सम ऑफ योर ब्लड वेसल्स, किसी जगह से आपकी स्किन रिमूव हो गई है, तो व्हाट यू सी न्यू स्किन इट कम्स ऑन दैट प्लेस. ठीक बेटे, तो जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल है, यूनिसेलुलर है, उतना ही फास्ट है उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी, एंड जितना ऑर्गेनिज्म एडवांस है, मल्टीसेलुलर है, रीजनरेशन जो है उतनी कम रहती है. ठीक बेटे, तो उसके बाद देखो अब रीजनरेशन में फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लेनेरिया की. प्लेनेरिया इट बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स. ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्स जो फाइलम है जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं. अदर एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स और फ्लैट वॉर्म्स आर टेप वॉर्म, इसके अंदर टेप वॉर्म आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें आ जाते हैं लिवर फ्लूक्स. ओके चिल्ड्रन, तो टेप वॉर्म जो है इट इज आल्सो नोन एज टेनिया, इसको हम टेनिया भी कहते हैं. एंड लिवर फ्लूक जो है उसको हम कहते हैं यहाँ पर फैसाकोला. एंड प्लेनेरिया जो है उसमें से तीसरा ऐसा एनिमल है जिसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी होती है. ओके, तो एनिमल हैज 3 बॉडी पार्ट्स, वन इज द हेड पीस, अनदर इज मिडल पीस, एंड थर्ड वन इज द टेल. So during the process of regeneration, first the fragmentation of the body takes place. ठीक है बेटे, 3 फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं बॉडी के. एक फ्रैगमेंट में उसका हेड पीस चला जाता है, अदर में उसका मिडल पीस चला गया, एंड देन थर्ड में उसका टेल चला गया. Now what happened? The part which only contains any one organ of the body, for example, the first fragment it only contains the head region. Then
there are some of the cells that are present at the apex. Okay, edges पे कुछ cells present होते हैं which show the extreme meristematic activities. तो ये cells जो है, जब तक तो animal जो है वो full fledged animal है हमारे पास, तब तक ये cells जो होते हैं वो regeneration show नहीं करते. ठीक है, they are in their resting phase. इस stage को हम quiescent stage कहते हैं. Quiescent word का itself meaning होता है rest. Okay, but when the animal body it breaks into different fragments, then what you see that some of the parts it get missed from the previous one. For example, head region is only present and middle piece and tail are not there. So this head regions, ठीक है, जहां से इसके fragment बने हैं वहां पे वो कहते हैं जो injured part होता है animal का, वहां पे जो हमारे resting cells थे उनके पास मैसेज आता है, वो अपने रेस्टिंग फेज से बाहर आ जाते हैं एंड वो क्या बन जाते हैं, meristematic cells बन जाते हैं and they start the process of regeneration and they regenerate the missing parts. It may be middle piece and tail for the first fragment and second में देखिए middle piece present है तो middle piece वाले ने क्या regenerate कर लेना है, head and tail regenerate कर लेना है and third part if only contains the tail region then उसके other two missing parts जो है middle piece and head जो है उसको regenerate कर लेना है. ठीक है बेटे, तो इसके बाद देखो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपस में बाइंड हो जाते हैं. सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस. सो उसके बाद हमें एंटायर फुल फ्लेश्ड एनिमल जो है प्लेनेरिया का वो मिल जाता है. तो प्लेनेरिया जो है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स का ऐसा एनिमल है व्हिच हैव मैक्सिमम एबिलिटी टू रीजनरेट. ओके, अदर एनिमल्स टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक दे आल्सो शोइंग रीजनरेशन, पर उनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है जितने की प्लेनेरिया के अंदर होती है. ओके बेटे, क्लियर है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आ गए हैं बडिंग पे. सो बडिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ ए रीजनरेशन बट हियर व्हाट यू सी इन केस ऑफ हाइड्रा दैट सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट कम्स आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ द बॉडी एज अ बड. यू कैन से इट इज एन आउटग्रोथ. ये एक आउटग्रोथ होती है जो बड का रूप ले लेती है एंड बॉडी का ही कुछ पार्ट जो है उसने क्या बना ली है, आउटग्रोथ या बड बना ली है. Okay children, so see the diagram of the hydra. What you see that hydra has so many tentacles. Okay, these tentacles are the special type of organs that are present in hydra for catching their prey. Prey को catch करता है, इसके अलावा prey जो है उसको kill करने का भी काम करता है. So during the process of budding, hydra, some part of the hydra it comes out in the form of a outgrowth and it assumes the shape of a bud. Initially what you see this bud it is smaller in size but as soon as it obtain nourishment from the parent cell, ठीक है, by obtaining continuous nourishment from the parent cell it keeps on growing and what you see that a miniature hydra it actually develops on the parent hydra. Okay, it also recover its tentacles too. तो इनिशियली जो बड है वो छोटे साइज की है, फिर मिडिल साइज की हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी, फिर उस पे टेंटाकल्स भी आ जाती हैं. तो जब एक फुल फ्लेश्ड डॉटर हाइड्रा तैयार हो जाता है then that daughter hydra it finally detach from the parent. Okay, and it start its independent existence. So this is the method which is also a type of a regeneration only. और एक चीज याद रखिएगा कि हाइड्रा जो है वो फाइलम सीलेंड्रेटा को बिलोंग करते हैं. ठीक है, जो हमारा सेकंड फाइलम है स्पॉन्जेस के बाद. ओके बेटे, डायग्राम हमें आ जाएगा एग्जाम में, हमें ड्रॉ कर लेना है. तो देखो उसी के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी दी है एंड उसमें दी हुई है बडिंग के बारे में. ठीक है, आप क्या करते हो, यू विल टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करते हो, कुछ 20 मिलीलीटर वाटर लेते हैं. यू pour 20 मिलीलीटर वाटर इनसाइड दैट टेस्ट ट्यूब एंड वी टेक अ पिंच ऑफ yeast granules. ठीक है, तो yeast granules are easily available in market in the form of dried spores of yeast. ठीक है, तो जैसे ही आप इसको जो है इसका पसंदीदा सबस्ट्रेट देते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं एंड उसके बाद आप जो है यीस्ट ग्रैन्यूल्स जो है इसको 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे एंड यू वार्म द टेस्ट ट्यूब. आई एम नॉट सेइंग कि हमने उसको बॉयल करना है, हम उसको वार्म करेंगे एंड आफ्टर दैट व्हाट यू सी विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर you take a drop of that solution which is present in the test tube on a plain slide and when you view under the microscope you see the entire process of budding in case of yeast. ठीक है बेटे, पेरेंट सेल जो है yeast का, yeast एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसमें आपको क्या नजर आते हैं, न्यूक्लियस नजर आता है and when it has to reproduce then what happen,
Some of the body part of the parent cell, it takes the form of a outgrowth known as bud. Now what you see is in the second diagram, you see karyokinesis takes place. The parent nucleus is start dividing and it forms another nucleus, it goes into the bud cell. So initially the bud cell is smaller in size, but later on it start increasing its size. Okay, तो जैसे parent cell से daughter bud बनी है ना, तो next stage में daughter जो है वो parent की तरह behave करेगा, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड एक न्यूक्लियस अगली डॉटर बड में चला जाएगा. In this way, what you see at the final stage that so many daughter buds they are arranged on the parent cell. ठीक है, they are present on the parent cells up to that time, जब तक कि वो अपनी proper shape नहीं ले लेती हैं. जब वो अपना proper shape and size attain कर लेती हैं, they get separated from the parent cell and they behave as the individual yeast cell. So budding is common in yeast as well as in HYDRA. ओके बेटे, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है. तो एक मैंने आपको ये बताया था कि बिकॉज द ऑफस्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ क्लोन ऑफ द पैरेंट सेल. यू कैन से इट इज द ट्रू कार्बन कॉपी ऑफ द पैरेंट सेल. सो ऑल द मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज द जेनेटिकल कैरेक्टर्स दे आर सेम एज द पैरेंट सेल. दूसरी चीज, सारे के सारे जीन्स जो है पैरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं, तो इसलिए वो कहता है कि सम ऑफ द जीन्स में बी बेनिफिशियल बट सम अदर जीन्स में बी लीथल. ठीक है, कुछ जीन्स जो है बेनिफिशियल है, अगर बेनिफिशियल है तो उससे ऑफस्प्रिंग में सुपीरियर कैरेक्टर आएंगे. पर अगर लिथल जीन्स आ गए हैं तो लिथल जीन्स जो है वो हार्मफुल है, और अगर उनकी क्या आ गई है, 2 कॉपीज आ गई हैं. ठीक है बेटे, एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे आपको कि हर एक जीन जो है ना उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिसको हम एलील्स कहते हैं. और हमेशा एक एलील जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, एक एलील हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को कंट्रोल करती है. तो अगर वो कहते हैं कि किसी जीन के अंदर दोनों ही एलील्स जो हैं हार्मफुल जीन को बिलोंग करती हैं, वो डोमिनेंट फॉर्म में आ जाती हैं. ठीक है, तो उस केस में वो हार्मफुल कैरेक्टर बॉडी में अपीयर हो जाएगा and that particular disease or disorder it appears in the plant and it is responsible for the extinction of that particular species. तो जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें प्योर लाइन वैरायटीज मिलती हैं, means there is purity of characters in the offspring similar to the parent generation. On the other hand, sometimes if the lethal genes they come in homozygous condition, means 2 alleles of lethal genes if they come at the same time, then they express themselves and harmful character also appear, which leads to, ठीक है, less chances of survival for the species. तो ये चीज आपने याद रखनी है. बाकी 2 पॉइंट्स जो है वो हम स्किप कर देंगे बिकॉज इट इज अप टू द लेवल ऑफ 11th standard. Okay children, sexual reproduction में as you know that here what you see in the offspring, both the parents character they are generally present in the offspring. Half of the characters from the father, half of the characters from the mother are there. In case of plants also, ठीक बेटे, तो उस केस में वो कहते हैं कि जब दोनों में से half of character आने हैं, so this means that the offspring they contain certain other characters. ठीक है, beside these parental characters, the offspring it also contains certain other characters which are unique to the offspring. ठीक है, कुछ कैरेक्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग के अंदर ऐसे आते हैं जो दोनों पेरेंट्स में से किसी के भी कैरेक्टर नहीं होते हैं और सिर्फ ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर होते हैं. तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब आपको ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था तो बिगनिंग में आपको बताया गया था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेजर इवेंट्स टेक्स प्लेस. One is the replication of the DNA and another is the process of protein synthesis. तो जब भी बेटे डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो वो डॉटर डीएनए जब बनाता है ना, उस समय वो कहते हैं कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो है वो स्पीशीज में आ जाती हैं. ठीक है, इसके अलावा देखो सेल डिवीजन के अंदर देयर इज अ वेरी स्पेशल स्टेज और उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, किसी भी सेल के क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, उसकी कोई भी सेल के 2 क्रोमोसोम्स पहले पेयर होते हैं, फिर वो अपने अपने पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. ओके, एंड एक्सचेंज करते हैं तो आपको पता है कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम, डीएनए इज प्रेजेंट एंड ऑन डीएनए व्हाट इज प्रेजेंट, जीन्स आर प्रेजेंट. सो इफ द क्रोमोसोम दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, देन द जीन्स प्रेजेंट ऑन वन क्रोमेटिड इट आल्सो मूव टू द अदर वन. तो इस वजह से क्या होंगी,
ऑफस्प्रिंग के अंदर जो क्रोमोसोम आएंगे उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करता है। वेरिएशंस जो है वो किसी भी स्पीशीज को क्या करती है, नीच स्टेबलाइजेशन देती है। ठीक है, तो बाकी मैं क्लास में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज अ नीच। तो देखो बेटे दो टर्म्स होती हैं, वन इज हैबिटेट एंड अदर इज नीच। ठीक है, हैबिटेट इज द रोमिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल, जहाँ पे एक एनिमल घूमता फिरता है, दैट इज नोन एज हैबिटेट। एंड नीच इज अ स्मॉल टेरिटरी विद इन द हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में वो स्मॉल टेरिटरी जहां पे एनिमल अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उसको हम नीच कहते हैं। स्पेलिंग इज NICHT। ओके, फॉर एग्जांपल, if forest is roaming in the whole if a tiger is roaming in the whole forest and रहेगा कहाँ पर, तो रहता वो जाकर केव के अंदर है। तो यहाँ पे जो लायन है या टाइगर है उसकी जो केव है वो उसकी नीच है, और जो उसका फॉरेस्ट है वो उसकी यहाँ पे हैबिटेट है। तो याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी नीच में रहने के अकॉर्डिंग स्टेबल बनाती है। ठीक है, मोर द वेरिएशंस मोर विल बी द सर्वाइवल रेट ऑफ द स्पीशीज, और जितना ज्यादा स्पीशीज का सर्वाइवल रेट होगा उतना ही ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि जो वेरिएंट कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में वो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ाते हैं, उसका लाइफ स्पैन जो है उसको इंक्रीज करते हैं। अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर जो है दोनों ही पेरेंट्स के सुपीरियर कैरेक्टर आ जाते हैं, and because of these superior characters the plant they develop resistance towards different kind of diseases, so extinction of the species are not there. Okay, some of the plants they attain the ability to tolerate the adverse abiotic conditions, जैसे ड्रॉट की कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्रॉट को आसानी से झेल जाते हैं, सूखा पड़ा हुआ है पर फिर भी प्लांट की डेथ नहीं होती है। तो ये सारे जो है उनके अंदर प्रेजेंट वेरिएशंस की वजह से होते हैं। तो याद रखिए कि वेरिएशंस जो है उससे स्पीशीज के अंदर अडैप्टिव फीचर्स डेवलप होते हैं, स्पीशीज अपने हैबिटेट एंड नीच के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाती हैं। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज चार्ल्स डार्विन। ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है बेटे, तो चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने ये कहा था कि दोज स्पीशीज which adjust themselves according to the conditions that are prevailing in their habitat, these species they can survive in the habitat. So he has given one theory, that theory is known as survival of the fittest theory. A species is more fit if he is able to adjust themselves according to the conditions that are present in their habitat. Okay बेटे, तो ये मैंने वही चीजें द्वारा लिखी हैं, ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। अब मैं सीधे आ जाती हूँ इस कॉन्सेप्ट मैप पे। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। ओके चिल्ड्रन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म को प्लांट्स में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ठीक है बेटे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज वेरियस मेथड, वन ऑफ दैट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट के दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे are involved in the regeneration of the entire plant. So you can obtain plant from the leaves of the plant, from stem, from roots, from bulbils. Okay, there are other methods of reproduction: fission, budding, regeneration, fragmentation. All of you know very well. And sexual reproduction में भी कुछ stages होती हैं। ठीक है, you are well familiar about pollination. अगर हम plants की बात कर रहे हो तो आपको pollination पता है। It is the movement of the pollen grains from the anther to the stigma of the plant. ठीक है, उसमें दो और इवेंट आते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। और हमेशा एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो ये है कि हमेशा मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, एंड फ्यूज करने के बाद दे फॉर्म द जाइगोट। तो देखो फ्यूजन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सिंगैमेट। ठीक है, तो इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। आप उसको सिंपली फर्टिलाइजेशन कहते थे, पर अब आप उसको याद रखेंगे न्यू नेम से, एंड दैट इज सिंगैमेट। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को, तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, हम जल्दी डिस्कस करेंगे इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। ओके बेटे, थोड़ा सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ले लेते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम न्यू प्लांट्स जो है इनको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट मे बी रूट, स्टेम, लीव्स, ओके, एनीथिंग। तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के उनमें से हम जो है अगर पूरा प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं तो दैट मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है, दैट इज जनरली यूज्ड बाय द फार्मर्स इन एग्रीकल्चर
फॉर ऑब्टेनिंग द सुपीरियर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स की सुपीरियर वेराइटीज जो है उनको ऑब्टेन करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है। चिल्ड्रन, आई एम ऑन पेज नंबर 131 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जहां पे डायग्राम दिया है बडिंग इन हाइड्रा का, उसके एकदम नीचे वाला पैराग्राफ देखें आप। तो उसमें देखो बेटे, आपको उसने बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आ जाते हैं। समटाइम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्टेम। ठीक है, स्टेम की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती है पोटैटोज के अंदर। तो यू नो दैट पोटैटो जो है उसका स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम एंड इट इज नोन एज अ ट्यूबर। और अगर आप पोटैटोज को ध्यान से देखेंगे तो देयर आर सम स्कार्स प्रेजेंट ऑन द पोटैटो, these are actually known as the eyes of the potato, and sometimes on these eyes some asexual buds they arise। ठीक है, कई बार आपने विंटर सीजन में पोटैटोस रखे होते हैं तो उसके ऊपर आपको बर्ड्स आती हुई नजर आ जाती हैं। यू कट दैट पोटैटो इन सो मेनी पीसेस, बट रिमेंबर दैट ईच पीस कंटेन दैट आईज और बड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फील्ड में लगा देंगे, एंड व्हाट यू सी फ्रॉम दीज पीसेस ऑफ पोटैटोस न्यू प्लांट दे इमर्ज आउट। तो कभी भी हम मार्केट में पोटैटो के सीड लेने नहीं जाते हैं, हम जो हमारे पास पोटैटोज हैं उसको इस तरह से कट करते हैं कि उसके आई वाले रीजन वहां आ जाने चाहिए, जिनमें अगर बड प्रेजेंट है तो और भी बेटर है। तो वही जो है यहाँ पर उसके सीड्स का भी काम करते हैं। ओके बेटे, सिमिलर देयर इज वन अनदर एग्जांपल दैट इज शुगर केन प्लांट। तो इन केस ऑफ शुगर केन प्लांट, ठीक है, आप क्या करते हो, शुगर केन के भी सीड नहीं होते, तो उस केस में भी आप स्टेम जो है उसकी कटिंग्स ले लेते हैं शुगर केन स्टेम की, एंड उसे आप फील्ड में लगा देते हैं, एंड उससे आप पूरा का पूरा शुगर केन का प्लांट जो है उसे ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बेटे, अलग अलग तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। सम ऑफ द मेथड्स दे आर द नेचुरल मेथड एंड सम ऑफ द मेथड्स आर द आर्टिफिशियल मेथड्स। तो देखो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स में एक कॉमन आ जाता है, दैट इज कटिंग्स। तो स्टेम की कटिंग्स ले सकते हैं, लीफ की कटिंग्स, रूट्स की कटिंग्स, एंड उससे हम प्लांट्स जो है उनको ग्रो करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स के नेम लिखे हैं जो आपको इजीली याद होते हैं, बस आप वही लेंगे, जैसे बिगोनिया है, ठीक है, पाइन एप्पल्स है। ओके बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि देयर इज वन एंड अदर मेथड दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। तो देखो ग्राफ्टिंग जो है वो मोस्टली जो है हम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए करते हैं। For example, sometimes what you see, you observe a flowering plant that contain 3 color flowers that are present on their branches. तो हम क्या करते हैं, किसी एक प्लांट जो है उसमें से सुपीरियर स्टेम वाला पार्ट ले लेते हैं, एंड फ्रॉम द अदर प्लांट, ठीक है, अदर प्लांट जो है उसका अगर रूट सिस्टम अच्छा है तो उसका नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम वाला ले लेते हैं, और जो रूट सिस्टम वाला पार्ट है ना उसके ऊपर स्टेम वाला पार्ट रख के उसको सैलो टेप से या किसी रोप से इजीली यू कैन बाइंड इट। So what you see, as we injure both the portion of the stem, then meristematic cell they get active, and both the meristematic cells they interbind the both parts. तो जिसमें से हमने स्टेम वाला पार्ट लिया है प्लांट का उसको हम सियॉन कहते हैं। ठीक है बेटे, सियॉन के स्पेलिंग है SCION, सियॉन। और जिसमें से हमने रूट सिस्टम सिलेक्ट किया है उसको हम स्टॉक कहते हैं, दैट इज STOCK, स्टॉक। तो स्टॉक को हमने सियॉन के साथ अच्छे से बांध दिया है विद द हेल्प ऑफ रोप और विद द हेल्प ऑफ यू कैन से सैलो टेप, मोटे से सैलो टेप लगाती है। तो आफ्टर 2 to 3 days what you see that there is a proper interbinding takes place between the root system and the shoot system, and it now it take the form of a single plant। तो इस तरह का प्लांट जो है उसमें दोनों ही प्लांट के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है बेटे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर जो है हमारे अलग अलग तरह के फ्लावर लगते हैं। अगर हमने चाइना रोज का प्लांट लिया तो अगर कोई चाइना रोज रेड फ्लावर देता है और उसके हमने रूट सिस्टम जो है एक अनदर चाइना रोज का सिलेक्ट कर लिया जिसमें व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, तो अब ये जो प्लांट बनेगा कॉमन प्लांट उसमें रेड फ्लावर भी होंगे, व्हाइट फ्लावर भी होंगे। कई बार हम 3 चीजों की ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, 2 हम सियॉन्स ले लेते हैं, 1 हम स्टॉक ले लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास रेड, पिंक एंड व्हाइट तीनों तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं। ओके बेटे, देयर इज वन अनदर मेथड दैट इज नोन एज लेयरिंग। लेयरिंग भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर आता है बेटे। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, इट इज अ जनरल मेथड, इट इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जैस्मीन फ्लावर्स। ठीक है, तो जैस्मीन फ्लावर जो है उसकी जो ब्रांचेस होती है इट जनरली ग्रोज इन अ वर्टिकल फैशन, बट व्हाट हियर वी डू, हम कोई भी एक ब्रांच पकड़ लेते हैं एंड हम उसको जो है सॉइल के अंदर थोड़ी सी ब्रांच को डाल देते हैं एंड उस पे कुछ सॉइल डाल देते हैं।
ठीक है, तो दैट पोर्शन ऑफ द ब्रांच जिसको आप सॉइल के अंदर ले गए हो उसको आपने कवर कर दिया विद द लेयर ऑफ सॉइल. तो व्हाट यू सी एट द टिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच, ओके, बंच ऑफ रूट्स अराइज. तो जो ब्रांच आप नीचे लेके गए हो उसमें से बंच ऑफ रूट्स अराइज होंगी, वो फिक्स हो जाएगी एंड फिर से अनदर ब्रांच आगे प्रोपोगेट करेगी. तो इस तरह से प्लांट जो है वो आगे प्रोपोगेट करता रहता है. तो लेयरिंग मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर रबर ट्री एंड रबर ट्री के लिए भी हम लेयरिंग मेथड जो है उसको यूज कर लेते हैं. ओके चिल्ड्रन, इसके अलावा देखो ग्रेप्स में, शुगर केन, रोजेस में हम जो है वेजिटेटिव मेथड्स जो है वो यूज करते हैं. तो here they have discussed the advantages of vegetative propagation. तो vegetative propagation की क्या advantages है? तो उसमें देखो mass production of plant using plant parts of the mother parent. एक ही टाइम में आप बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट. ठीक है, सीड की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो नो सीड इज रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई वेराइटीज हैविंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स. ट्रेड वर्ड का मतलब होता है कैरेक्टर्स. तो अगर किसी प्लांट के अंदर हम जो है क्वांटिटी वाइज इंक्रीज करना चाहते हैं या उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसमें हमें किसी तरह के कोई सीड की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कोई भी प्लांट्स जो है उनको वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करके अलग अलग मेथड्स यूज कर लेंगे जैसे ग्राफ्टिंग से. तो आपने एक ही प्लांट के अंदर 3 टाइप ऑफ प्लांट्स आपको नजर आ गए थे. ठीक है, यूजफुल टेक्निक इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू प्रोपोगेट यूजिंग सीड. कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने अपने नेचुरल हैबिट्स में ही सीड प्रोडक्शन बंद कर दिया है. ठीक है, जैसे बनानास हैं तो उनके अंदर सीड प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता. उसी तरह से वो कहते हैं कि देयर में भी सम ऑफ द अदर प्लांट्स रोज एंड जैस्मिन्स. तो इन प्लांट्स के अंदर सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है चिल्ड्रन. तो इसीलिए इन प्लांट्स ने अब जो मेथड अडॉप्ट कर लिया है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके चिल्ड्रन, फ्यू अदर एडवांटेजेस आर आल्सो गिवन इन योर बुक. तो आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. ठीक है, द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. सो ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करने की अपनी जो कैपेसिटी है उसको लॉस कर चुके हैं वो वेजिटेटिव मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं. Another thing is कि vegetatively propagated plants they have genetically similar to the parent plant. तो अगर parent plant में superior character है इसका मतलब अगर daughter plant हमने vegetative propagation से obtain किया तो उसमें भी सारे के सारे superior character होंगे. तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप प्योर लाइन वेराइटीज प्लांट्स की तैयार कर सकते हो. ठीक है बेटे. और दूसरा वो कहता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ऑब्टेन प्लांट्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं. ठीक है, और जल्दी हमें जो है वो आगे जाके जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स जो हैं वो प्रोलाइफरेट जल्दी करते हैं एंड अदर प्लांट्स हमें दे सकते हैं, जबकि सेक्सुअल फेजेस जो हैं उसमें काफी टाइम लगता है. Okay children, so see the next one. Here we have discussed two methods, vegetative propagation by leaves in case of bryophyllum. ठीक है, तो bryophyllum जो है इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पत्थर चट. ठीक है, दिस इज अ कॉमन प्लांट दैट जनरली ग्रोस इन योर गार्डन अलोंग विद एलोवेरा. ठीक है, आपके गार्डन में अगर एलोवेरा लगा है तो उसी के साथ ये वाला प्लांट लग जाता है और ये बहुत ही फास्टली रिप्रोड्यूस करता है. तो बेटे इसको पत्थर चट बोलते हैं हम एंड इसका बोटेनिकल नेम है ब्रायोफाइलम. तो व्हाट यू सी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ऑन दिस प्लांट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ दिस प्लांट. ठीक है, मिनिएचर लीफलेट्स हैविंग रूट्स टू दे अराइज ऑन द मार्जिन्स. इसके जो मेन लीफ होता है उसके मार्जिन्स के ऊपर आपको मिनिएचर प्लांट लीफी प्लांट्स जो है वो नजर आ जाती हैं और इनकी छोटी छोटी सी क्या होती हैं रूट्स भी होती हैं. एंड जब ये मिनिएचर प्लांट जो है वो मेन पैरेंट लीफ से अलग होते हैं, as they detach from the parent leaf and they fall down on a suitable substratum which is rich in moisture and abundance of oxygen, then क्या करती है इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में अपने आप को अच्छे से फिक्स कर लेती हैं and it later produce a new plant of the bryophyllum. तो बिगोनिया में एंड ब्रायोफाइलम में ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, लीव से होता है. ओके बेटा, यहाँ पे देखो मैंने लार्ज व्यू दिखाया आपको और ये ब्रायोफाइलम का लीफ है एंड इस तरह से इसमें छोटे छोटे से मिनिएचर प्लांट्स इसकी मार्जिन्स पे डेवलप हो जाती हैं. ये देखिए उसकी रूट्स में निकलती हैं और जब ये मिनिएचर प्लांट मेन लीफ से अलग होंगे
as soon as they find abundance of moisture as well as oxygen, they start fixing their roots in the soil, and in this way अगर आपने एक क्रायोफाइलम लगाया है ना, पूरा का पूरा गार्डन भर जाता है, इतना फास्ट होता है इसका रिप्रोडक्टिव रेट. ठीक है बेटे, दिस मोल्ड इज वेरी मच familiar to you. So you are doing a very small experiment in your lower classes, that your teacher asked you to bring a tiffin box and put a bread slice in that tiffin box. ठीक है, and what you did after that, कि जब आपने टिफिन बॉक्स में ब्रेड स्लाइस रख ली है, then you sprinkle few drops of water. उसके बाद आप उसमें few drops water के sprinkle कर देती हैं, and then you close the lid of the tiffin box for 3 to 4 days. And after 3 to 4 days, when you open the lid of the tiffin box, what you see, a cottony outgrowth, it covers the entire bread. ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं कॉटनी आउटग्रोथ के, कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फंगस जो है उसकी बॉडी को बनाती हैं. ठीक है, तो एक थ्रेड को हम हाइफी कहते हैं एंड ग्रुप ऑफ थ्रेड्स को हम माइसीलियम कहते हैं. तो ये जो माइसीलियम है या हाइफेज है बेटे, पहले तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, बट व्हेन दे रीच देयर वेजिटेटिव फेज, ठीक है, जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आ जाता है, दे वर्टिकली ग्रो करते हैं. And at the tip of these hyphae, blob-like structures develop, which are known as sporangia. Inside the sporangia, so many spores they are found, which are asexual units. And when they exert pressure, it comes out. They fall on a suitable substratum. They germinate and again form the body of the fungi. So this is known as bread mold, or its name has